करणी सेना भारत के सभी पदाधिकारी, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सनी सिंह, प्रमोद सिंह लल्ला जी राष्ट्रीय संरक्षक, इत्तेफाक से संचालक जी राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पीछे बैठे हमारे सभी ऊर्जावान बड़े भाई, छोटे भाई और हमारे गृह जनपद से हमारे बड़े भाई पंकज भाई को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आभार। आभार की कड़ी में सबसे बड़ा आभार हमारे समाज की एक बेटी, एक ऐसी छत्राणी, एक ऐसी बहन जो आज कहीं ना कहीं उदाहरण का पात्र है। हरदोई जिले में, हरदोई जिले के मर्दों को इस बेटी से सीखना चाहिए, इस छत्राणी से सीखना चाहिए, यहाँ के भाइयों को इस बहन से सीखना चाहिए कि समाज की एकता के लिए अंजलि सिंह किस लेवल पे संघर्ष कर रही है। मुझे यहाँ के जिला अध्यक्ष अनुज और अनुज की पूरी टीम को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। पूरी करणी सेना भारत और राजपूत समाज के एक एक भाई, एक एक समाज के पुरोधा को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हरदोई की इस प्रहलाद जी की धरती को मैं सिर झुका के नमन करता हूँ। यहाँ आने का सौभाग्य हमें अंजलि और अनुज और इनकी टीम ने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और बार बार मैं अंजलि हमेशा कहूंगा कि मेरी बेटी है वो तुम्हारी जैसी बने। मैं बताऊंगा कि उसकी एक बुआ भी है। समाज के लिए लड़ने वाली छत्राणियां कम हैं। आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भगवान राम को राम बनाने के लिए माता सीता ने सबसे बड़ी परीक्षा दी थी, तब जाके वो प्रभु श्री रामचंद्र जी बने थे। भारत के गौरवशाली इतिहास को बचाने के लिए कई बार हजारों हजारों छत्राणियों ने जोड़ किया, तब जाके हमारा इतिहास इतना गौरवशाली है। बाबू साहब लोगों, कान खोल लीजिए, आंखें खोल के देख लीजिए कि कुर्सियों पे आपकी घर की बहू बेटियां नहीं बैठेंगी तो वो अंडर कास्ट मैरिज करके आपकी इज्जतों को बेचेंगी। ये भी मैं कहना चाहता हूँ, सीखिए। और अंजलि की उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा कि आप मंच पे भी आ जाए। बहुत बहुत आभार, आप ऐसी बेटी को पैदा करी है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ। आप स्थान में विराजिए, आप बैठिए। लोग, हम चाचा जी ने बड़ी अच्छी बात कही और अध्यक्ष जी ने भी बहुत अच्छी बात कही क्षत्रिय महासभा कि संगठन करता क्या है। चाचा जी, सबके मन में ये बनता है कि संगठन क्या करता है, संगठन होता क्या है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले हमको लगता है बहुत लोग होंगे, है ना। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी बनाने के लिए आरएसएस जो काम कर रहा है, वही काम समाज को बनाने के लिए लायक बैठा हुआ है, उसको भेजा जाए। यह समाज और संगठन तय करता है, परिवार तय करता है। उदाहरण देता हूं आप लोगों को, शायद हमारे उदाहरण को आप लोग अपने नसों में और अपने दिमाग में पेवस्त करके जाएंगे, इंजेक्ट करके जाएंगे। कोरोना की वैक्सीन 2 लगाए हैं, एक राजपुताना की भी वैक्सीन आज लगा के जाइएगा। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, कुछ चीजें ऐसी है कि जिसके बारे में चर्चाएं परिचय करने के लिए आगे कभी बढ़ ही नहीं सकते, रास्ता बना ही नहीं सकते। बार बार इन सब चीजों को मैं कहता हूं। लोग बोलते हैं कि राजपूत एक नहीं हो सकता है। ये ऐसे तथाकथित मानव पता नहीं कब और कैसे पैदा हुए, मैं समझ ही नहीं पाया। इतिहास के झलकों को और इतिहास के पन्नों को वो लोग टटोलते कभी नहीं है। सवाल बनता है कि जिस कौम में सबसे ज्यादा विधवा औरत पाई जाती है वो है क्षत्रिय। क्यों? क्योंकि यह हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति के लिए लड़ने वाली जात अगर लड़ेगी तभी कटेगी, और जब कटेगी तभी तो विधवा होंगे लोग। नहीं पैदा होती है, मर्दों के घर विधवा पैदा होती है। मैं कहना चाहता हूँ, रात के अंधेरे में
हमारा खून अपने शरीर में चढ़ाने वाले लोग हमारे चरित्र और हमारे स्वाभिमान की बात नहीं कर सकते हैं। यह भी मैं कहना चाहता हूं। अगर चाचा जी ने कहा कि आजादी से उस पर हम लड़ रहे हैं और उम्मीद करेंगे आप सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिले। 1952 में विनोबा भावे भूदान ये हुआ, आपको पता होगा। राजपूतों ने अपनी 32% जमीन समतामूलक समाज की स्थापना के लिए संविधान का अमेंडमेंट 16 और 19 को पूरा करने के लिए मानव के बराबर हो 32% जमीन भारत सरकार को दान दे दिया। क्या आपने बेचा है क्या? या कहीं रजिस्ट्री करी थी? कहीं नहीं किया। उसके बाद फिर 1962 वो काला साल आता है हम लोगों में, जब जमींदारी उन्मूलन एक्ट लाया जाता है, सीलिंग एक्ट लाया जाता है। कहीं कहीं 16 बीघा, कहीं कहीं 8 बीघा, कहीं कहीं 4 बीघा जमीन राजपूतों को देके बाकी सब जमीनें गरीबों में बांट दी जाती हैं। हमने बेचा क्या? हमने कुछ नहीं बेचा, लेकिन लोगों ने हमारे नाम को बेचा, हमारे धर्म को बेचा, हमारे इतिहास को बेचा और हम ताली बजाते रह गए। 1975 में जब पहली बार शोले पिक्चर में डायलॉग आया, ए हाथ मुझे दे दो ठाकुर, इन्हीं चाचा जी लोगों में से कोई हाथ काटने वाले का हाथ तो एक ही छोड़ते, या खाता या धोता, एक ही बसता कर सकते थे। और 1952 में जब आप सशक्त थे, आपके पास राजे रजवाड़े थे, आप ताकत में थे, आप जमीन दान कर रहे थे, तो क्यों आपने भारत सरकार से राजपत्रक या सेवक पत्र नहीं लिखवाया? क्यों? सवाल बनता है कि नहीं बनता है? 10 का कमरा, एक बढ़िया CLCD और एक AC, हम भी जीवन जीते। क्या जरूरत है दर की ठोकर खाने की मुझे, या क्या जरूरत है अपनों के बीच आने की? क्या जरूरत है? लेकिन जरूरत है, बार बार कहता हूं जरूरत है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां हमें उदाहरण का पात्र न दे, आने वाली पीढ़ियां हमें इतिहास में लिखने का मौका दे, इसलिए दौड़ा जा रहा है, इसलिए संघर्ष किया जा रहा है। राजपूत जब बटे हैं तब कटे हैं, और जब कटे हैं तब इतिहास को गंदा किया गया है। चाहे वो हल्दी घाटी हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र का बहुत बड़ा युद्ध हो, चाहे रावण से इतना बड़ा प्रभु श्री रामचंद्र जी का युद्ध हो, क्या इन घटनाओं को कहीं भी जिक्र किया जाता है? कभी किसी ने मांग किया सवर्ण आयोग का गठन हो? कभी किसी ने मांग किया? मैं मानता हूं कि ठीक है, आरक्षण दे रहा हूं, दे दो, बार बार कहता हूं दे दो, मैं कह रहा हूं दे दो, लेकिन पेट्रोल में भी दो। राजपूतों को 100 रुपए लीटर दे रहे हो, शेड्यूल कास्ट को फ्री में दो। मैं कह रहा हूं दो आरक्षण। राजपूत अगर बाउंड्री में छक्का मारता है 6 रन, उनको 60 रन दो। मेरी साइकिल में हवा भरी जाती है, उनके में खून भरो। हमारे लिए रोड बनाई हो, उनके लिए अलग से जहाज वाला रोड बनाओ। हम अगर टिकट से यात्रा 6000 में करते हैं, हवाई जहाज का उनका फ्री करो, सब कुछ उनको फ्री कर दो। एक चीज और भी कर दो, इन जो सवर्ण सांसद और विधायक बैठे हैं, इनसे भी एक सवाल बनता है। आप लोग शायद इस सवाल का उत्तर रात भर सोचेंगे, मिलेगा जरूर। हर जगह आरक्षण है, वोटिंग में आरक्षण क्यों नहीं है? सीट में आरक्षण है, विधानसभा बनती है उसमें आरक्षण है, वोट में आरक्षण क्यों नहीं? सवर्ण अगर 1 लाख वोट पाता है और शेड्यूल कास्ट 10,000 वोट पाता है, आरक्षण के हिसाब से शेड्यूल कास्ट को विधायक और सांसद क्यों नहीं बना रहे हैं? वहां क्यों नहीं बनता है भाई आरक्षण? बनता है कि नहीं बनता है भाई? बताइए ना। यहाँ आरक्षण लगना चाहिए। हमारा 1 वोट 1 के बराबर हो, इनका 1 वोट 10 के बराबर हो। क्यों माननीय मोदी जी, आप इस पे भी विचार करिए ना। आप मेडिकल में आरक्षण दे सकते हो। अरे मोदी जी,
जवाब कभी बुजुर्ग तो हो ही गए हैं और बुजुर्ग होंगे, और अटल बिहारी वाजपेयी की तरीके से घुटने का ऑपरेशन करना होगा तो आरक्षण वाले डॉक्टर घुटने की जगह पे आपका दिमाग का ऑपरेशन कर देंगे। ये भी मैं आपको बता रहा हूं। समझिए, सोचिए और चिंतन करिए। ये तो राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी को दिल और दिमाग में बिठा के ऐसे पूछता है, ये बोल ही चुका है कि हमारे रगों में महाराणा प्रताप का खून है, हमारी रगों में बप्पा रावल का खून है, हमारी रगों में पृथ्वीराज चौहान का खून है, हमारे रगों में राणा कुंभा का खून है, हमारे रगों में प्रभु श्री रामचंद्र जी का खून है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम पे सरकार बनाने और चलाने वाले हमारे बाप दादाओं के एहसान पे तुम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन के बैठे हो, ये भी मैं बताना चाहता हूँ और ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। हम उसी डीएनए से आते हैं जिनके नाम पे आप कुर्सियां पाते हो। अगर वो कुर्सी दे सकते हैं तो हम उन्हीं के वंशज हैं। कुर्सी लेना भी जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते? सोचिएगा, चिंतन करिएगा। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करता हूँ और किसी पार्टी के बारे में अच्छा सोचता नहीं। इसकी वजह है कि मैं हर बार अपनी मीटिंग में कहता हूं, जो राजनीतिक पार्टियां राजपूतों की बात करेगी वही हिंदुस्तान में राज करेगी, वही राज करेगी, वही राज करेगी। आपकी भागीदारी किस पार्टी में कितनी है, मुझे कोई एक उदाहरण दे दो। और साथ ही साथ इतने सम्मानित सभी अपने भाइयों के बीच में और इतने बेहतरीन मंच पे बैठे सभी माननीयों के बीच में एक सवाल आप लोगों के दिमाग में छोड़ के जा रहा हूँ। रात भर दिन भर कई साल तक सोचिएगा, सोचिएगा जरूर। और खास करके युवा नेताओं को यह सोचिएगा जरूर कि कोई राजपूत, एक राजपूत कोई पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीट है, अपने बदौलत टिकट पा सकता है क्या? अपने दम पे टिकट पा सकता है? अगर पा जाए मैं अपनी मौत बनवाऊंगा। आप टिकट अपने समाज के दम पे पा सकते हो तो पहले आप अपने समाज के प्रिय बनो, आप अपने समाज के लाडले बनो। समाज आपकी बेहतरीन कुर्सियों पे ना बैठा देगा तो आप कहिएगा। मैं माननीय विधायक जी बड़े भाई का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने मंच पे। और आप लेट हो गए ये भी आपको बताना चाहता हूं कि आप जरूरी था कि आपकी धरती पे हम लोग आए थे और आपसे पहले मुलाकात होती। बहुत बहुत आभार आपका विधायक जी। मैं शुरू करूं? अगर आप लोग बोर हो जाएंगे तो बताइएगा, मैं माइक बंद कर दूंगा। हाँ, जब भी आप लोगों को लगे कि बोर हो रहा हूं मैं, एक उदाहरण आप लोगों के बीच देता हूं। उदाहरण बड़ा बेहतरीन है, याद कर लीजिएगा। हम जिस कौम को, जिस जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में मैं हमेशा एक बात कहता हूं। सड़क पे आप लोग चलते हैं ना, गाड़ी से चलते हैं, मोटरसाइकिल से, कार से अपने जाते हैं। कभी भेड़ बकरियों का झुंड मिल जाता है तो आप क्या करते हो? गाड़ी रोकते नहीं हो, लात से मारते हो, हाथ बजा के किसी तरीके से निकल जाते हो। निकल जाते हो कि नहीं निकल जाते हो? समय वेस्ट नहीं करते, लात मार के चले जाओगे। लेकिन उसी रोड पे अगर कोई शेर मिल गया तो क्या करोगे? क्या किसी के अंदर हिम्मत है कि हाथ में बजा दे? है हिम्मत? तो वही जागो शेरों, जाग जाओ। लोग हाथ बजा बजा के चले जा रहे हैं, लात मार मार के चले जा रहे हैं। कब जागोगे मेरे महाराणा प्रताप के वीर सपूतों? कब जागोगे? और हमेशा राजपूतों के बारे में एक और उदाहरण मैं देता रहता हूं कि धरती पे लोग जानते हैं एक तरीके का शेर है जो जंगल में पाया जाता है। और मैं बार बार कहता हूं, एक नहीं दो तरीके के शेर है। एक वो जंगल वाला, एक हम लोग। कोई अंतर नहीं है, फर्क बस एक चीज का है कि वो बिना कपड़े का घूमता है और हम लोग कपड़े पहन के घूमते हैं। बाकी कोई अंतर नहीं है। लेकिन उसके लिए सर पे कफन बांध के 1000 किलोमीटर दूर जाके
इसी तरीके से चिल्लाना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, तब आपके अंदर राजपूती खून का संचार होगा। नहीं तो यही हरदोई में ही पैदा हुए हैं, हरदोई में ही मर जाएंगे, कोई याद करने वाला नहीं रहेगा। ये भी आप लोगों के बीच ये बात कहना चाहता हूं। शुरू करिएगा चिट्ठी लिखना, याद करिएगा कि मम्मी पापा वाला दिन आ गया है। अब हम लोग चिट्ठी लिख के भारत सरकार को माननीय विधायक जी के माध्यम से कि जो ये आरक्षण रूपी दानव समाज को खा रहा है, जो SC ST है पूरे सवर्ण समाज को बर्बाद कर रहा है, ऐसा अमेंडमेंट सरकार वापस ले। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शुरुआत जातिवाद की कहां से होती? लोग बोलते हैं जातिवाद जातिवाद जातिवाद। शुरुआत कहां से होती है? आप लोगों को 1 मिनट में बताता हूं। शुरुआत जहां से होती है उसका नाम है पाठशाला, विद्यालय, स्कूल। वहीं से शुरुआत होती है। एक शेड्यूल कास्ट का बच्चा और मेरा बेटा, आपका बेटा प्री नर्सरी में एडमिशन साथ होगा, LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जाएगा, जैसे 6 में जाएगा छात्रवृत्ति आना शुरू हो जाती है, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं स्कॉलरशिप। पता है ना? वहीं उसको स्कॉलरशिप मिलती है। हम लोग घंटा बजाते हैं, घंटा मंदिर का, और कहेंगे कि यार स्कूल क्यों आ रही है? छठे का बच्चा जाके घर कहेगा मम्मी मेरे दोस्त को स्कूल वाले पैसा दिए हैं, मुझे नहीं दिए। तो मम्मी को पता ही नहीं है कि क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो इतिहास को पढ़ ही नहीं रहे हैं। उनको तो कलर्स की टीवी का बेहतरीन सीरियल देखना है। समस्याएं यही से शुरुआत होती है। फिर 10th और 12th में जाते जाते उसको ये पता चलता है अरे यार फलाना OBC है, वो SC है, वो ST है, हम जनरल हैं। वो समझ नहीं पाता ये जनरल होता क्या है। एक 10th और 12th का पढ़ने वाला बच्चा, उसको क्या पता है कि ये कास्टिज्म हिंदुस्तान में क्या है। उसके बाद उसके दिमाग में जहर घुलना तब शुरू होता है जब वो इंजीनियरिंग या BSc MSc करके किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करता है। सवर्ण कोई फॉर्म खरीदेगा 4000 5000 रुपए का, उसी के साथ का पढ़ा हुआ बच्चा फ्री में भर लेगा। सवर्ण की उम्र होगी 22 साल, केवल 22 साल तक आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। उनका जब तक जिंदा है तब तक भर सकते हैं। कहेगा यार पता नहीं हमको यही पैदा होना चाहिए था, ये कौन सी गलत जाति में पैदा हो गया। सोचेगा कि नहीं सोचेगा? सोचता है कि नहीं सोचता? पढ़े लिखे लोग, मेरे साथ के पढ़े हुए कई इंजीनियरिंग किए हुए आज MHI में डायरेक्टर बन के बैठे हैं। हम उसी रोड पे टोल देते हैं। सोचिएगा, मैं टोल देता हूँ, वो उसके डायरेक्टर बन के बैठे हैं। और मुझे पता है कि हॉस्टल का खर्चा मैं देखता था। मुझे तकलीफ होती है, ये जो चेहरे पे हंसी है ना, ये आने वाले भविष्य पे लोग हंसे ना, इसलिए आज हंस ले रहा हूँ, क्योंकि कल से लड़ना है। डायलॉग सुने होंगे पिक्चर में, घरों में, कि जिंदगी 4 दिन की होती है। सुने कि नहीं सुने? मैं 3 दिन जी चुका हूँ, यही आखिरी जी रहा हूँ, इसीलिए जो करना आज ही कर डालता हूँ, कल के लिए कुछ छोड़ता ही नहीं हूँ। यही फैसला करना पड़ेगा। एक पीढ़ी को बचाने के लिए, बनाने के लिए कई पीढ़ियों को खपाना पड़ता है। महाराणा प्रताप अगर ये सोचे होते, खैर हम लोग बार बार महाराणा प्रताप का उदाहरण देते हैं, उदाहरण से बहुत ऊपर की चीज है वो। आज लोग 600 साल बाद हम उनको नाम लेते हैं, हजारों लाखों साल तक उनका नाम अमर रहेगा, लेकिन इसमें से भी तो बनना पड़ेगा किसी को। भविष्य में ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि आपका भी नाम लोग लें। और सूट बूट पगड़ी पहन के अच्छा दिख के आप लोगों के बीच ये आया हूं कि खूबसूरती से धोखा मत खाइएगा जनाब। तलवार कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, मांगती तो खून नहीं है। हमेशा आप लोग अपने लक्ष्य को केंद्रित रखिए, और लक्ष्य केंद्रित नहीं रहेगा तो लोग राजपूतों पे राज करने लगे हैं। जो राज करने वाली जात है वो चौकीदार बन गई, और जो चौकीदार हैं वो राज करने लगे। फर्क बहुत है। और जितने हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग और जितने माननीय लोग हैं, सभी से मैं बार बार आग्रह करता हूं
कि आप अपने पद पे, अपने पावर का, अपने लेटर का और अपनी राइटिंग का और अपनी कलम का इस्तेमाल करिए। सरकार गवर्नमेंट को खत्म करने के लिए लिखिए, क्योंकि भविष्य में आपका भी बेटा SC ST में फंस सकता है। भविष्य में आपके भी घर गरीबी आएगी, क्या पता आपके घर में नौकरी ना मिले। नौकरी ना मिलेगी तो बहू भी नहीं आएगी, बेटा तुम्हारा घूमेगा, रोटी खिलाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज स्थिति अपने समाज में यही आ चुकी है। हर राजपूत को दामाद सरकारी नौकरी वाला चाहिए, और कोई राजपूत का पिता अपने बेटे के बेहतरीन भविष्य के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं बैठा। भाई जब सरकारी नौकरी पाएगा नहीं तो दामाद सरकारी मिलेगा कहां से? और सरकारी नहीं मिलेगा, बेटी की उम्र ज्यादा होगी, वो कहीं जाके शादी कर लेगी, और आप फिर चिल्लाओगे कि मेरी तो इज्जत लुट गई, मैं बर्बाद हो गया। तो उसको बचाना है तो जमीन पे रह के काम करना पड़ेगा। और सरकार में बैठे जितने भी हमारे भाई हैं, बहन हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स के लोग हैं, वो लोग मुझसे कहते हैं कि अध्यक्ष जी मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। जैसे आप लोग भी कभी पूछेंगे मुझसे कि भैया मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं एक ही चीज कहूंगा, जातिवाद करो। क्या करो? जातिवाद करो। टंके की चोट में मैं बार बार कहता हूं कि आपकी पहचान जिस जाति से है वो आपका वोट है। अखिलेश यादव कभी यादव को छोड़ देंगे क्या? छोड़ देंगे? मायावती कभी शेड्यूल कास्ट को छोड़ देंगे क्या? ये मेरा वादा है। आप करके तो देखिए, एक बार अपनों को पहचान के तो देखिए। इसलिए मैं बार बार अपने भाइयों से कहता हूं कि आप अगर बोल नहीं सकते हैं, आप अपनी बात को बोल नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, लिख के विरोध करिए, बोल के विरोध करिए। और चौराहे बैठिए, बोलिए कि बहुत गलत कानून है, बहुत बुरा हो रहा है हम लोगों के साथ। आप सभी भाइयों से भी आग्रह करूंगा, शुरुआत स्वयं से होती है। हम आज से और अभी से संकल्प लेते हैं कि कुरीतियों को अपने घर से दूर करने की शुरुआत करेंगे। फलाने का बेटा बहुत बदतमीज है, फलाने की बेटी बहुत बदतमीज है, फलाने बहुत बदतमीज है। सबसे बड़ा बदतमीज तो आप खुद हो।